वेलकम टू अर्थ पीसीएस। डियर स्टूडेंट्स, आज अर्थ पीसीएस पे हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं और हमारी शुरुआत का नाम है 25 एमसीक्यूज चैलेंजिंग होल जीएस सिलेबस। तो चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या और अदर स्टेट के जितने भी एग्जाम्स, तो उन सभी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये सारे एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज से हम इजी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, आसान प्रश्नों से, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट बट इजी क्वेश्चन। जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा हम क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप अपना स्कोर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कमेंट बॉक्स में लिखने से ये पता चलेगा कि आपका प्रतिदिन क्या कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। कहने का मतलब है कि अगर आपने 20-25 में से 20 क्वेश्चन सही किए, 15 क्वेश्चन सही किए, 25 में से 25 क्वेश्चन सही किए, तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसे आपको रेगुलर बेसिस पे अपना इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो चाहे मैंने कहा कि ये जो एमसीक्यूज है सभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, तो जितने भी स्टेट पीसीएस उन सभी में ये 5 कोर टॉपिक हैं। साथ ही साथ स्टेट स्पेशल क्वेश्चन तो होते ही हैं और दूसरे क्वेश्चंस भी होते हैं। किसी स्टेट में जैसे मैथ रीजनिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन ये 5 कोर एरिया है जो सभी स्टेट पीसीएस में कॉमन है। और ये 5 कोर एरिया कौन से हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस। तो इन 5 यानी इस 25 एमसीक्यूज में हम हर एक टॉपिक से 5 एमसीक्यूज को इंक्लूड करेंगे। कुल मिलाकर 5 × 5 25 एमसीक्यूज हो जाते हैं। तो सोच कर देखिए, अगर आपने डेली 25 एमसीक्यूज सॉल्व किया तो महीने में 750 एमसीक्यूज, एक साल में 9000 एमसीक्यूज हो जाते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो पहला हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री का पहला सवाल है हमारा, महात्मा गांधी फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन इंडिया वाज लॉन्च्ड एट। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ शुरुआत किया गया था? तो इसका सीधा सीधा जवाब है, आपको पता होगा, चंपारण में। 1917 में चंपारण बिहार में महात्मा गांधी ने अपना पहला जो सत्याग्रह, सफल सत्याग्रह था, उसका नेतृत्व बिहार के चंपारण में किया था। ठीक है, और ये क्या था? इट वॉज गांधीज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, और चंपारण आपको याद रखना है कि ये कहाँ है? बिहार में। और बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी कई बार ये सवाल पूछ चुकी है, साथ ही साथ और दूसरे स्टेट पीसीएस में भी ये सवाल पूछा जा चुका है, क्योंकि सभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महात्मा गांधी काफी इंपॉर्टेंट है। खास करके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से महात्मा गांधी काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। अगला सवाल, चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 रिजल्टेड इन द विड्रॉल ऑफ। तो चौरी चौरा की घटना जो 1922 में हुई थी के कारण किस आंदोलन को वापस ले लिया गया था? तो आपको पता होगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी चौरी चौरा की घटना हुई थी 1922 में, और इस घटना के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। अब आगे चलते हैं। अगला फिर से काफी इंपॉर्टेंट सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन बिहार। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार के प्रमुख नेता वीर कुंवर सिंह। ठीक है, और बीपीएससी इस क्वेश्चन को कई बार पूछ चुकी है और आने वाले समय में भी पूछेगी। ठीक, तो इसका सीधा जवाब है कुंवर सिंह। कहां से? तो इन्होंने बिहार के आरा जिला जगदीशपुर से 1857 के संग्राम का नेतृत्व किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चौथा सवाल, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 इज फेमस फॉर, यानी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो आपको पता होगा 26 जनवरी 1929 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा रावी नदी के तट पर भारतीय ध्वज को पहली बार फहराया गया था, और यही वजह है कि संविधान को भी इसी दिन 26 जनवरी, ठीक है, को लागू किया गया। तो इसलिए इस दिन यानी 26 जनवरी 1929 को डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज
ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और जैसा कि मैंने कहा, इसका एक और महत्व हो जाता है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। यह घटना है 1929 की, लेकिन 26 जनवरी का दिन जो चुना गया हमारे लिए, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी 1950 को, उसके पीछे की वजह भी यही थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला सीधा सवाल है, पुना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन। तो पुना पैक्ट किसके बीच हुआ था? ठीक है, किन दो महान व्यक्तियों के बीच? तो सीधा गांधी और अंबेडकर के बीच। गांधी और इरविन के बीच जो संधि हुई थी या पैक्ट साइन हुआ था, उसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ था, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका सीधा जवाब है गांधी और अंबेडकर के बीच पुना पैक्ट साइन हुआ था, और वो कब? 1932 में, 1932 में। और इसके पीछे की वजह क्या थी? तो जो दलित वर्ग थे उसके लिए अलग से एक इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी, जिसे, और उसी की वजह से पुना पैक्ट साइन हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, आर्टिकल 324, अब पॉलिटी से सवाल है। ठीक है, 6 to 10। तो आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो सीधा सीधा इसका जवाब है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स, अनुच्छेद जो है वो आपको पता होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन कौन से? मैं सिर्फ नंबर ही लिख रहा हूँ। आर्टिकल 280। यूपीएससी का आर्टिकल 315 से 323। ठीक है, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 148। तो याद रख लीजिएगा, 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, यूपीएससी 315 से 323, और सीएजी 148 148। अब आगे चलते हैं। अगला सवाल पॉलिटी का, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज एसोसिएटेड विथ। तो संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसका सीधा जवाब है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज, ये किससे? 74वें संशोधन से, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स किसी से? यहाँ भी नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं, यहाँ भी नहीं। ठीक है, इसे एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, वो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, और एक नए पार्ट को, नए भाग को भी जोड़ा गया था। उस भाग का नाम है पार्ट 9। ठीक है, तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के सभी भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां, अनुच्छेद सभी अनुच्छेद नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उन्हें आपको याद रखना चाहिए, और सारी अनुसूचियां, शेड्यूल्स, वो भी आपको याद रखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो सीधा जवाब इसका पार्ट 4A, भाग 4A। 3 किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट्स से। 4 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। पार्ट 4A तो फंडामेंटल ड्यूटी से है ही, और पार्ट 5 ये किससे रिलेटेड है? यूनियन गवर्नमेंट से। ठीक है, अब आपसे एक सवाल कि किस कमेटी की अनुशंसा पे, मींस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस समिति की अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में अंगीकृत किया गया था? आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? देखिए, एग्जाम प्रेशर में यही गलती होती है, आपको ध्यान से हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है। आपने जल्दबाजी में पढ़ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट, कोई भी आपने चूज कर लिया, या आपने कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मिस रीडिंग की वजह से कई बार एक नंबर, आधे नंबर की वजह से आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते, आपका साल बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है। तो जब भी पढ़िए क्वेश्चन को, सवालों को ध्यान से पढ़िए। तो फंडामेंटल राइट्स, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं? तो राइट टू इक्वलिटी सभी जानते हैं, आर्टिकल 14। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पता है, ये भी है। राइट टू प्रॉपर्टी, तो देखिए, बिफोर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978
ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के पहले राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, ये फंडामेंटल राइट था, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज F, ठीक है। लेकिन अब इस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा यानी 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अब इसे क्या कहा कर दिया गया है, आर्टिकल 300A में, ठीक है। और करेंटली इट इज अ लीगल राइट। अब यह एक वैधानिक अधिकार है, अब मौलिक अधिकार ना होकर के क्या है, वैधानिक अधिकार, लीगल राइट, आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये भी फंडामेंटल राइट। तो आपको याद रखना है कि संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। अब ये क्या है, अब ये लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300। क्लियर। अब आगे चलते हैं, पॉलिटी का आखिरी सवाल। आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो सीधा सा सवाल है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आइडिया को किस देश से लिया गया है। तो इसका सीधा जवाब है आयरलैंड। अब एक और जरूरी बात मैं बता देता हूं, अब आयरलैंड वालों ने इस आइडिया को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहां से लिया, तो इसे लिया स्पेन से, ठीक है। यानी स्पेन से ये आयरलैंड आया और आयरलैंड से हमने इसे एडॉप्ट किया। याद रहेगी बात, फिर से मैं बता देता हूं। आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम आयरलैंड, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या आयरलैंड कह लीजिए आप, ठीक है। और आयरलैंड वालों ने इस आइडिया को कहां से लिया, तो स्पेन से। नेक्स्ट, अब इकोनॉमी से सवाल देख लेते हैं, 5 सवाल। फिस्कल डेफिसिट, जिसे राजकोषीय घाटा भी कहते हैं, तो इज डिफाइंड एज, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। राजकोषीय घाटे का मतलब क्या है, तो राजकोषीय घाटे का मतलब है कि जब सरकार को आय से ज्यादा जब व्यय हो, टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, देन इट इज कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट। यानी जब कुल, जैसा कि मैंने कहा, कुल आय से ज्यादा कुल व्यय हो तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं, ठीक है। तो इसका सीधा आंसर है ऑप्शन ए, कुल व्यय घटा कुल प्राप्तियां। अब आगे चलते हैं, दूसरा सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि प्रोवाइड्स एनुअल फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ, तो सीधा सवाल है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में वार्षिक वित्तीय सहायता कितनी होती है। तो ये किसे दिया जाता है, जितने भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, लघु और सीमांत किसान, तो उनको 6,000 रुपए की वार्षिक धनराशि भारतीय सरकार द्वारा दी जाती है। कितने, 3 समान किस्तों में, यानी 2,000 रुपए करके 3 समान किस्तों में, सालाना 6,000 रुपए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ₹6,000 टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। छोटे उन सीमांत किसानों को 6,000 रुपए सालाना, कितने किस्तों में, 3 किस्तों में। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर से नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कोर इन्फ्लेशन। तो जो मूल मुद्रास्फीति है, ठीक है, तो कुल ये जो कोर इन्फ्लेशन है उनमें से इसे किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो पहला है हाउसिंग, किया जाता है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स किया जाता है, सर्विसेज किया जाता है, बट फूड एंड फ्यूल्स इसे नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि ये काफी फ्लक्चुएट करता है, इसके मूल्यों में काफी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ठीक है। जो भोजन और ईंधन है, ठीक है, खाद्य और ईंधन, तो इनके मूल्यों में आप देखते हैं प्रतिदिन उतार चढ़ाव लगा रहता है। तो इसलिए, और कोर इन्फ्लेशन क्या है, तो कोर इन्फ्लेशन यानी मूल मुद्रास्फीति, तो इसमें लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि के लिए, लंबी अवधि की गणना की जाती है, लंबी अवधि का आकलन किया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। वहीं जब सीपीआई, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखें तो उसमें इसे शामिल किया जाता है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल को नहीं इंक्लूड किया जाता है, आपको याद रखना है। छोटा है बट इंपॉर्टेंट है। आगे सीधा सवाल है, आप सभी को पता होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ, तो जीएसटी क्या है, जीएसटी सुनते रहते हैं, ठीक है। तो इसके आने के बाद जैसा कि इसकी आलोचना होती है कि राज्य सरकारों की आय कम हुई है,
ठीक है, कुछ राज्यों का ऐसा कहना है। अब तो जीएसटी है क्या? डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है। क्या है? इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा अप्रत्यक्ष कर? तो देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच डिफरेंस क्या है? सिंपल सी बात है, जब आप खुद से सरकार को कोई टैक्स डायरेक्टली पे करते हैं, यानी व्हेन एन एसएससी पेज टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। जैसे मान लेते हैं आप इनकम टैक्स, आयकर पे करते हैं, तो वो क्या है? इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जैसे पहले सेल टैक्स हुआ करता था, वेट हुआ करता था, अब जीएसटी है। तो अब अगर आप एक 5 रुपए का पेन भी खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स है, लेकिन उस 5 रुपए के पेन पे टैक्स मान लेते हैं कितना टैक्स है? 25 पैसा, 50 पैसा। कहने का मतलब, तो वो 25 पैसे या 50 पैसा आप सरकार को तो टैक्स पे करने जाएंगे नहीं, तो वो एक चैनल के थ्रू, मैन्युफैक्चरर के थ्रू वो गवर्नमेंट तक पहुंचता है। यानी आपने टैक्स तो दिया, लेकिन डायरेक्टली सरकार को नहीं, इनडायरेक्टली दिया, कई चैनल से होकर गुजरा, तो इसलिए उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है? तो इनडायरेक्ट, डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स। अब आगे चलते हैं, इकोनॉमी का आखिरी सवाल, 15वां सवाल देख लेते हैं। Which sector contributes the maximum to India's GDP at present? तो वर्तमान में भारतीय जीडीपी में, भारत के वर्तमान जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? किस क्षेत्र का? तो इसका सीधा जवाब है सर्विसेज। ठीक है, सेवा क्षेत्र का। लगभग करंटली अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 55% हमारी जीडीपी में किसका कंट्रीब्यूशन है? सर्विसेज का, सेवाओं का। ठीक है, और सबसे कम किसका है? एग्रीकल्चर का। लेकिन अगर रोजगार की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा रोजगार इसी क्षेत्र से, यानी भारत के सबसे ज्यादा लोग इसमें, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, लेकिन जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? सर्विसेज, सेवा क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर। अब आगे चलते हैं, अब ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल देख लेते हैं। तो फिर विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार, यानी बिहार का शोक किसे कहा जाता है? किस नदी को? इसका सीधा जवाब है कौन सा? कोसी। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है, शोक, सौरव। क्यों? तो इसकी वजह से बिहार के ज्यादातर क्षेत्रों में जो बाढ़ आती है वो कोसी नदी के कारण आती है। और इसकी वजह क्या है बाढ़ आने की वजह? कि ये अपना रास्ता, अपना मार्ग बदलते रहती है। ठीक है, ये एक वजह है। अब एक सवाल, विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज? ठीक है, तो प्रसिद्ध प्रतिशत के आधार पर भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला राज्य, वन क्षेत्र वाला नहीं, ध्यान दीजिए, परसेंटेज, प्रतिशत के आधार पर पूछ रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज के बेसिस पे सबसे ज्यादा है कहां? तो मिजोरम में। अब सबसे ज्यादा वन वाला राज्य कौन सा है? आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, मिजोरम। तो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पे कौन सा है? मिजोरम, जहां हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट है। अगला सवाल देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इवन यूपीएससी में पूछा गया है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जिसे कहते हैं, डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट, निम्न में से किस राज्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका सीधा जवाब होगा उत्तर प्रदेश। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले राजस्थान है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, राजस्थान, फिर आता है गुजरात, ठीक है, फिर एमपी, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़, सीएच में लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, फिर आता है झारखंड, ठीक, फिर आता है 5 स्टेट हो गए, फिर वेस्ट बंगाल, ठीक, फिर मिजोरम और लास्टली त्रिपुरा। ये 8 स्टेट है जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मैं पश्चिम से चल रहा हूँ वेस्ट से, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा।
लेकिन यूपी से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, अब अगर आप जीपीएससी के स्टूडेंट हैं तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर झारखंड में किस डिस्ट्रिक्ट से या किस स्थान से होकर गुजरती है? नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल सा सवाल है, इवन स्कूल लेवल पे हमने जीके जी पढ़ा है तो वहां से भी आपको पता होगा, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी नदी, अब देखिए इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ होता है? इंडस है। इन चारों ऑप्शन में, चारों विकल्पों में सबसे लंबी नदी इंडस है, सिंधु नदी। लेकिन ये इसका ज्यादातर हिस्सा कहाँ बहता है? पाकिस्तान में। ठीक है, भारत में इसके बहुत कम हिस्सा भारत में बहता है। ठीक, तो ये तो नहीं होगा। अब ब्रह्मपुत्रा भी नहीं, गोदावरी भी नहीं, गंगा कितनी? लगभग 2525 किलोमीटर, 2500 से भी ज्यादा किलोमीटर लंबी है गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा। लेकिन अगर यही सवाल रहता कि इनमें से सबसे लंबी नदी कौन है, तो इसका जवाब हो जाता है इंडस, सिंधु। आगे लास्ट ज्योग्राफी का आखिरी सवाल, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट फ्रॉम, जो पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, उसकी उत्पत्ति कहां से होती है? तो इसका सीधा जवाब है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। अब पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभ जो है, इसका इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है? तो इसकी वजह से क्या होता है, विंटर सीजन में, शीत ऋतु में वर्षा होती है, जो जो खरीफ, जो रबी फसल होती है। ठीक है, तो रबी फसलों को फायदा भी होता है और अत्यधिक होने से नुकसान भी होता है। तो जो विंटर सीजन में यानी शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो किसकी वजह से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। और इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी से। अब 5 सवाल साइंस से। पहला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन सी का को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सीधा जवाब है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी नामक रोग होता है। अब आगे चलते हैं, अगेन काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इवन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, तो डेंगू फीवर यानी डेंगू बुखार जो होता है, आपने सुना होगा, ये जानलेवा होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स काफी पतले हो जाते हैं, तो इस वजह से, तो इसका कारण कौन, यानी इसे कौन फैलाता है? ठीक है, इसका सीधा जवाब है एडिस मॉस्किटो, इसका पूरा नाम है एडिस एजिप्टी। ठीक है, इसी मच्छर द्वारा डेंगू रोग को, ठीक है, डेंगू बुखार जिसे कहते हैं या डेंगू फीवर, उसे फैलाया जाता है। अब अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ठीक है, तो इसका सीधा जवाब होगा नेचुरल गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस देखिए, जितने भी फॉसिल फ्यूल होते हैं, ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल जो भी होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं, यानी एक समय के बाद उनका क्षय वो खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए इन्हें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल यानी फॉसिल फ्यूल्स जितने भी हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी हैं, वो सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। अगला अगेन इंपॉर्टेंट है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो मलेरिया किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस। तो इसका सीधा जवाब है प्रोटोजोआ। ठीक है, और कौन से प्रोटोजोआ? तो प्लाज्मोडियम के, सीधा जवाब। ठीक है, तो मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है? तो प्रोटोजोआ की वजह से। अब आज का आखिरी सवाल, पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली, तो
मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए एग्जैक्ट जो, अगर एग्जैक्ट की बात करें तो एग्जैक्ट जो पीएच वैल्यू होती है ह्यूमन ब्लड की वो इतनी होती है 7.35 टू 7.45। ठीक है, तो इसके पास, इसके आसपास आपको जाना है, तो इसके आसपास 7 तो नहीं हो सकता है, 7.4, 8, 6.5। तो देखिए इसके सबसे क्लोज क्या है 7.4, एवरेज यही माना जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में एग्जैक्ट इतना दिया हो तो फिर आपको यही लेना है, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेटली दिया हो, जनरली ऐसा ही दिया होता है, तो 7.4 ही आप मानेंगे। तो द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4। एग्जैक्ट की बात करें तो ये एवरेज है 7.35 टू 7.45। अगर इससे ज्यादा हुआ तो ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त क्या बन जाएगा, एल्कलाइन, क्षारीय। अगर इससे कम हुआ तो क्या बन जाएगा, एसिडिक, अम्लीय। ठीक है, वैसे अब एक और जरूरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो मानव शरीर है उसमें जो रक्त है वो अलग अलग अंगों में अलग अलग पीएच वैल्यू के होते हैं। जैसे सबसे ज्यादा एसिडिक अगर बात करें तो वो कहाँ होता है, वो हमारे स्टोमक, अमाशय में। ठीक है, क्योंकि वहां एसिड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक ब्लड अगर कहीं मिलता है तो इट इज फाउंड इन द स्टोमक ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसका पीएच वैल्यू सबसे कम होता है। अब चलते हैं, तो आज हमने 25 एमसीक्यूज 5 अलग अलग टॉपिक से कुल मिलाकर 25 एमसीक्यूज को सॉल्व किया। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।